हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम स्वप्निल कामदे है। मैं आपको अभी नीट से रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल साइकिल के ओवरव्यू के कॉन्सेप्ट में आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। तो अभी हमने इसके पहले रीनीट के काफ़ी सारे टॉपिक्स बनाए और वो काफ़ी उन टॉपिक्स में से पेपर में बहुत सारा आया है एग्जाम्स में। अब हम सेल साइकिल और सेल डिवीज़न को आगे समझकर, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। अब सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट है ये सेल साइकिल का ओवरव्यू। तो एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर इतने सारे आपको टॉपिक्स के बारे में सोचने का मौका मिलेगा, कनेक्टिविटी बनेगी कि एक्चुअली सेल का काम क्या होता है। ठीक है, अभी जैसे कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूं कि ये सेल अभी अभी डिवाइड करके आया है, ये सेल अभी अभी डिवाइड करके आया है। तो सेल का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होगा? सेल का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो काम होता है वो होता है मेटाबॉलिज्म। सेल का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अगर हम किसी भी सेल को बोलेंगे कोई भी लिविंग बीइंग है, वो अलाइव है, तो वो क्या कर रहे हैं? वो सारे सेल मेटाबॉलिज्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब मेटाबॉलिज्म में दो चीज करेंगी सेल, या तो वो क्या करेगा? एनाबॉलिज्म करेगा, या किसी प्रोडक्ट को बनाएगा अपने सेल के अंदर, या फिर किसी चीज को ब्रेक डाउन करेगा, उसको बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। तो ये एक बात है एनाबॉलिज्म की जो कॉन्सेप्ट है और जो कैटाबॉलिज्म की कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो दोनों कॉन्सेप्ट किसमें आएंगे? मेटाबॉलिज्म में आएंगे। और मेटाबॉलिज्म को हम लोग बोलेंगे कि एक डिफाइनिंग फीचर है किसी भी लाइफ का। किसी भी लाइफ का डिफाइनिंग फीचर क्या है? कि उस सेल ने मेटाबॉलिज्म करना चाहिए। ठीक है, तो अब इससे जब हम सेल साइकिल का पूरा ओवरव्यू देखेंगे तो इसमें क्या क्या चीजें हम देखेंगे। तो सबसे एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब अगर सेल मेटाबॉलिज्म कर रहा है, यानी वो एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म कर रहा है, तो मैं उसको उसका डिफाइनिंग फीचर बोलूंगा। क्या बोलूंगा? डिफाइनिंग फीचर। और उसको मैं बोलूंगा कि ये जो सेल है वो अपने जीवन फेज में है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी फेज में है? जीवन फेज में है। ठीक है, तो जीवन फेज में वो सेल अपना मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, चाहे वो एनाबॉलिज्म कर रहा है या कैटाबॉलिज्म कर रहा है, दोनों में से कोई एक प्रोसेस कर रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? जीवन फेज में है। ठीक है, तो अगर सेल ने डिसाइड किया, तो अब हम जीवन फेज में देखेंगे कि वो क्या क्या करेगा। ठीक है, अगर सेल ने डिसाइड किया उसको डिवाइड करना है, तो वो एंटर करेगा कहां पे? एस फेज में। कहां पे एंटर करेगा? एस फेज में। कहां एंटर करेगा? एस फेज में। क्लियर है? तो एस फेज में एक्चुअली वो क्या करेगा? अपने डीएनए को रेप्लिकेट करेगा जब सेल खुद डिसाइड करेगा कि उसको डिवाइड करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद उसका एक फेज आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे G2 फेज। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? G2 फेज। और G2 फेज के बाद क्या होगा? एक M फेज होगा। ठीक है, जहां पे सेल एक्चुअली क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो यहां पे इस बात को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, इस सेल साइकिल में हम लोग करने वाले क्या है। ठीक है, तो अब मैं आपको ये एक पॉइंट से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कोई सेल अभी अभी डिवाइड करके आया है तो वो अपने जीवन फेज में है। कौन सी फेज में है? जीवन फेज में है। और जीवन फेज में वो अपने आप को मेटाबॉलिकली एक्टिव रखेगा। जीवन फेज में वो अपने आप को मेटाबॉलिकली एक्टिव रखेगा। ठीक है, तो उसका मतलब सिंपल सी बात है, यहां पे जो डीएनए की थ्रेड होगी, क्लियर है, ऑफकोर्सली डीएनए की थ्रेड होगी। ठीक है, अब ये डीएनए की थ्रेड में काफी सारे जीन्स होंगे। ठीक है, डीएनए की थ्रेड में काफी सारे क्या होंगे? जीन्स होंगे। अब ये जो जीन्स है ना, वो अपने आप को क्या करेंगे? एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, जीन क्या करेंगे? अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। तो जब वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे तो इससे बनेगा मैसेंजर आरएनए। क्या बनेगा? मैसेंजर आरएनए। मतलब यहां पर देखो कि एक प्रोसेस होगा जिसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। यहां पे जो प्रोसेस होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए की जो इंफॉर्मेशन है वो कहां पे आएगी? मैसेंजर आरएनए। दैट्स वाई हम लोग ने बोला कि अगर जब मैं ये सेल साइकिल को देख रहा हूं तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं पूरा का पूरा ट्रांसक्रिप्शन को कवर करूंगा। किस चीज को कवर करूंगा? ट्रांसक्रिप्शन को। क्लियर है? फिर इससे जो जीन एक्सप्रेस हो गई, जीन एक्सप्रेस होने के बाद फाइनली, ठीक है, ये जीन एक्सप्रेस, अगर मैं इसको न्यूक्लियस बोल रहा हूं तो ये ऑफकोर्सली जो एमआरएनए है वो फाइनली कहां पे आ जाएगी? न्यूक्लियस के बाहर आ जाएगी। न्यूक्लियस के बाहर आ जाने के बाद इसका राइबोसोम में जाके क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। तो ऑफकोर्सली डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। और फिर ये मैसेंजर आरएनए कहां पे जाएगी? राइबोसोम के पास जाएगी। कहां जाएगी?
राइबोसोम के पास। तो ये प्रॉपरली हमारा एक सेंट्रल डोग्मा बनेगा, डीएनए से मैसेंजर आरएनए और मैसेंजर आरएनए से, ठीक है, क्या बनाई जाएगी, यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड बनाई जाएगी और पॉलीपेप्टाइड के बाद क्या बनेगी, प्रोटीन बनेगी। तो आप इसी टॉपिक में आप देख सकते हो कि सेकंड टॉपिक हम कहाँ पे जाएंगे इस ओवरव्यू में, फिर हम इस प्रोसेस में जाएंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन की प्रोसेस। क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। तो इसका मतलब ये इंटायर एक पूरा का पूरा सेल साइकिल हमको बहुत सारे टॉपिक के बारे में सोचने पे मजबूर कर देगा और एक प्रॉपर वे में हमारे पास में, ठीक है, एक ट्रांसक्रिप्शन का भी टॉपिक हो जाएगा, ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे पास में ये ट्रांसलेशन का भी टॉपिक हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग इसमें डीएनए को भी पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे और फिर डीएनए कैसे मैसेंजर आरएनए बनाता है उसके बारे में भी सोचने की कोशिश करेंगे और फिर मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है। तो इसका मतलब ये पूरा एनाबॉलिक प्रोसेस जब हम बात करेंगे ये अपने जीवन फेज में होगा। तब कौन सी फेज में होगा, जीवन फेज में। ऑफ कोर्सली जीवन फेज में क्या करना पड़ता है, वर्किंग करनी पड़ती है, सेल को वर्किंग करनी पड़ती है और वैसे भी जीवन में सबको काम ही करना पड़ता है, ठीक है। तो सेल भी क्या कर रहा है, काम कर रहा है। काम करने को हम लोग क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म बोलेंगे और मेटाबॉलिज्म दो वे में हो सकता है, एक एनाबॉलिज्म हो सकती है या एक कैटाबॉलिज्म हो सकती है। क्लियर है। तो फिर इससे हमारा एक टॉपिक कवरिंग हो जाएगा। तो इससे लगने वाली सारी चीजें जो मैं आपको बता दूं कि डीएनए क्या होता है, ठीक है, उसके बाद आरएनएस क्या होते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद फाइनली ये आरएनए किस तरीके से मदद करेंगे प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है, और फिर राइबोसोम किस तरीके से एक्ट करेगा उससे हमारे बॉडी में प्रोटीन बनाई जाए। क्लियर है। और फिर इसके रॉ मटेरियल्स जो अमीनो एसिड जो होंगे वो कैसे आएंगे। क्लियर है। ये सारी बातों में हम पूरा का पूरा डिटेल प्रोटीन बनाने में जाएंगे और पूरा का पूरा हम ये जीवन फेज में देखेंगे। कहां देखेंगे, जीवन फेज में। क्लियर है। अब उसके बाद और दो बात कि अगर सेल ने डिसाइड किया है कि उसको डिवाइड करना है, अगर सेल ने डिसाइड किया है उसको डिवाइड करना है तो उसका जो एंट्री होगा वो कहाँ होगा, एस फेज में होगा। एंट्री कहाँ होगा, एस फेज में होगा। क्या होगा, एंट्री। ठीक है। तो व्हेन सेल डिसाइड टू डिवाइड वो एंटर करेगा कहाँ पे, एस फेज में। अब इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कि सेल क्यों डिवाइड करना चाहेगा और बहुत सारी चीज हमको समझ में आ जाएगी कि बहुत सारे सेल डिवाइड नहीं करते हमारे बॉडी के, ग्रोथ करते हैं। तो इसका मतलब अभी हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि एस फेज में ऐसा क्या होगा कि जब सेल ने डिसाइड किया कि उसको डिवाइड करना है, हो सकता है उसका साइटोप्लाज्म बढ़ गया हो, वॉल्यूम बढ़ गया हो, ठीक है, साइटोप्लाज्म वॉल्यूम रेशियो ये सारी चीजें डीरेंज हो गई हो, तो जब उस रेंज को मेंटेन करके इफेक्टिव मेटाबॉलिज्म करनी है उसको, तो तब वो सोचेगा कि उसको डिवाइड करना है। तो ये बात भी हमने देखेंगे। फिर जब सेल ने डिसाइड ही कर लिया कि उसको डिवाइड करना है तो फिर उसके बाद इस डीएनए की थ्रेड को एंट्री दी जाएगी कहां पर, एस फेज में। और एस फेज में भी जाने के लिए उसको बहुत सारी चीजों को अपने साथ बना के लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक चेक पॉइंट होगा। ठीक है। उस चेक पॉइंट को हम लोग बोलेंगे दैट इज G1S चेक पॉइंट। G1S चेक पॉइंट। तो इस G1S चेक पॉइंट में सारी चीजें चेकआउट होगा कि रेप्लिकेशन में, क्योंकि एस फेज में तो होना है रेप्लिकेशन। एस फेज में क्या होना है, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब अब 1 से 2 डीएनए बनने वाले हैं। उसका मतलब अभी ये सेल नई जनरेशन में जाने वाला है। अभी उसका मतलब हम लोग ये बोलने वाले हैं कि रिप्रोडक्शन एट सेलुलर लेवल होने वाला है। रिप्रोडक्शन एट सेलुलर लेवल होने वाला है। तो उसका मतलब जब ये एस फेज में जाएगा तो उसको चेक पॉइंट्स को क्रॉस करने पड़ेंगे। ठीक है। तो चेक पॉइंट्स में हम लोग देखेंगे कि साइक्लिन एंड साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन वो किस तरीके से इनिशिएटिव करते हैं कि एक फेज से दूसरे फेज में जाने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हमने हमारे कन्वीनियंस के लिए बनाया है कि हम इसको कैसे समझें। ठीक है। तो फिर मतलब जैसे कि अगर आप देखोगे सेल अभी डिवाइड करके आया है तो वो अपने, ठीक है, कौन सी फेज में है, G1 फेज में। वो एक थ्रेड है, थ्रेड के फॉर्म में, उसके पास में कुछ जीन एक्टिव्स है। तो जीन एक्टिव है तो जीन का एक्टिवेशन कैसे होगा, और जब जीन का एक्टिवेशन होगा तो उसका मतलब जीन एक्सप्रेस कैसी होगी। जब जीन एक्सप्रेस होगी तो उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन के बाद में क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा। क्लियर है। तो उसके बाद ये हम सारी डिटेलिंग पूरी की पूरी जब हम यहां पर देखने वाले हैं। फिर जब सेल ने डिसाइड किया उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करना है तो कहां जाएगा, एस फेज में। एस फेज में क्या होगा, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में क्या होगा, एक डीएनए से 2 डीएनए बनाए जाएंगे। क्लियर है। तो जैसे कि डीएनए से एक डीएनए से 2 डीएनए बनाए जाएंगे। तो यहां पे हमारे पास में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पूरा का पूरा एक और टॉपिक फिर हम इसको लाइन से कवर करेंगे
कि डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है, डीएनए रेप्लिकेशन। तो उसका मतलब हमको यहाँ पे हमारे पास में जेनेटिक्स भी समझने को मिल रहा है और फिर उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन भी समझने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे मूव ऑन करेंगे कि डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है। तो फिर ये सेल साइकिल आपको बहुत ज़्यादा काम में आएगी और उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट है जब हम सेल साइकिल वाला चैप्टर कवर करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि G1 चेक पॉइंट में कि ये सेल किस तरीके से एंट्री लेता है, कहाँ पर, एस फेज में, क्योंकि उसके पास में एक चेक पॉइंट है, चेक पॉइंट को क्रॉस करना पड़ेगा, उस चेक पॉइंट को बोलेंगे G1 चेक पॉइंट। क्लियर है? अब देखो डीएनए की जो थ्रेड है वो 1 से 2 बन गई, बात क्लियर है? अब थोड़ा सा बात करते चेक पॉइंट पे। अच्छा, क्या होता होगा चेक पॉइंट पे? ऑफ कोर्सली रेप्लिकेशन से करने यानी लगने वाली सारी चीजें। अब क्या लगेगी रेप्लिकेशन में? डीएनए, 2 डीएनए बनाने हैं तो आपको क्या लगेंगे? न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स बना के लेके जाने पड़ेंगे। वो कहाँ बना सकते हैं आप? G1 फेज में बना सकते हैं। कहाँ बना सकते हैं? G1, क्योंकि G1 फेज में ही सारी चीज एक्टिव होगी, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारे एंजाइम्स लगेंगे, एंडोन्यूक्लियस लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आरएनए प्राइमर लगेगा, ठीक है। उसके बाद हेलिकेज एंजाइम लगेगा, फिर उसको ज्वाइन करने के लिए एंजाइम लगेंगे, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज लगेगा, ठीक है। डीएनए लाइगेज लगेगा। तो ये सारी चीजें हम पूरी की पूरी लिस्ट बना के लेके जाएंगे कहाँ पे? G1 चेक पॉइंट पे। और G1 चेक पॉइंट पे पूरा का पूरा चेकआउट करेंगे कि डीएनए बनाने की प्रोसेस में जब सेल ने डिसाइड किया है कि उसको डिवाइड करना है तो क्या वो सारी चीजें बना के लेके आ रहा है क्या, ठीक है। तो ये पूरा लिस्ट चेकआउट होगा कि पूरे न्यूक्लियोटाइड बना के लेके आए क्या, एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, यानी डीएनए को कट करने के लिए एंडोन्यूक्लियस एंजाइम लगती है, वो बना के लेके आए क्या, ठीक है। उसके बाद जोड़ने के लिए लाइगेज लगेगा, आरएनए प्राइमर्स लगेंगे, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज लगेंगे, ठीक है, आरएनएज लगेंगे। तो ये सारी चीजें पूरी की पूरी फुलफिल हो रही है क्या? और अगर सेल किसी कारणवश, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर सेल किसी कारणवश इस रेप्लिकेशन की प्रोसेस के कुछ चीजें जब वो बना के लेकर नहीं गया तो उसका मतलब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल डिसीजन होगा कि यहां पे एक प्रोसेस जनरेट होगा, उस प्रोसेस को बोलेंगे एपोप्टोसिस। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक प्रोसेस जनरेट होगा जिसको बोलेंगे एपोप्टोसिस, ठीक है। इस एपोप्टोसिस को बोलेंगे दैट इज प्रोग्राम सेल डेथ। अगर ये किसी कारणवश कुछ चीजें एस फेज में बना के लेके नहीं गया तो एक प्रोसेस होगा जिसको हम बोलेंगे एपोप्टोसिस। इस एपोप्टोसिस की प्रोसेस में अब ये सेल को डिवाइड बिल्कुल भी करने नहीं दिया जाएगा, और अगर इस सेल को बिल्कुल भी डिवाइड करने नहीं दिया जा रहा है तो उसका मतलब क्लियर कट बात है कि ये डीएनए में कुछ फॉल्ट्स आ गया, और ये इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हमको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन सेलुलर लेवल पे लेके जानी है, तो इस इंफॉर्मेशन को हम आगे जाने नहीं दे सकते, ठीक है। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन अगर सेल पास कर गया G1 चेक पॉइंट पे तो डीएनए का सारा रेप्लिकेशन होगा। रेप्लिकेशन का पूरा टॉपिक हम लोग प्रॉपर तरीके से देखेंगे। तो यहां पर टॉपिक नंबर 3 में हम पूरा का पूरा डीएनए रेप्लिकेशन देखेंगे प्रॉपर तरीके से, क्लियर है। और फिर सिंपल सी बात है, अगर इसका डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, 1 से 2 डीएनए बन गए, तो उसको एंट्री मिल जाएगी कहां पे? G2 फेज में। कहां एंट्री मिल जाएगी? G2 फेज में। G2 फेज के लिए कोई भी चेक पॉइंट नहीं होता, लेकिन यहां पे G2 फेज में जाके कुछ सेगमेंट ऑफ डीएनए जो आप देख रहे हो, ये जो डीएनए की थ्रेड देख रहे हो, जो सेगमेंट ऑफ डीएनए, ये क्या हो जाएगी? एक्टिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक्टिवेटेड हो जाएगी। और जब ये सेगमेंट ऑफ डीएनए एक्टिव हो जाएगी तो उसमें से कुछ जीन खुल जाएगी, और जब जीन खुल जाएगी तो एम फेज में लगने वाले, एम फेज में क्या होगा? या तो माइटोसिस होगा या तो मियोसिस होगा। अगर ये जर्म सेल है तो मियोसिस होगा, और ये अगर जर्म सेल नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा? माइटोसिस होगा। तो यहाँ पे 2 डीएनए बन गए। अब 2 डीएनए में से कुछ थ्रेड्स क्या हो जाएंगी? ओपन हो जाएगी, और वो थ्रेड्स क्या करेगी? वापस से उसका मैसेंजर आरएनए बनेगा, उस मैसेंजर आरएनए से फाइनली क्या बनेगी? प्रोटीन बनेगी, ठीक है। अब सब कुछ सारी चीजें सही है, सब कुछ सारी चीजें सही है, तो उसको अलाउ करना है एम फेज के लिए। लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है कि यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर एक और चेक पॉइंट होगा जिसको हम बोलेंगे G2M चेक पॉइंट, G2M चेक पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इस पॉइंट की जिम्मेदारी बहुत सारी हो गई है। अब क्या क्या जिम्मेदारी होगी? इस पॉइंट्स पे होगा क्या?
इस पॉइंट्स पे सबसे पहले यहाँ पे जो 2 डीएनए बने हैं, क्या वो डीएनए प्रॉपर बने हैं क्या, ये सारी चीजें चेक किया जाएगा। कहीं वो डीएनए फॉल्टी है क्या, अगर कुछ डैमेज होगा तो उसको रिपेयर करने का मौका देंगे, ठीक है। और एम फेज में लगने वाली सारी चीजें जो सेल साइकिल में जब हम देखेंगे कि जब सेल डिवीजन के फेज में जाएंगे, देखो फिर हम यहाँ पे हमारा एक टॉपिक कवर करेंगे जिसको बोलेंगे सेल डिवीजन। तो इस सेल डिवीजन में लगने वाली सारी चीजें क्या वो प्रॉपर वे में है, ठीक है, क्या सारे प्रोटीन्स बना के लेके जा रहे हैं, या उसमें भी जो सारी चीजें लग रही है उसमें जो एंजाइम्स लगेंगे, जो सारी चीजें लगेगी, वो सब कुछ चेकआउट होगा कहाँ पे, G2M चेक पॉइंट पे। और अगर सेल नहीं कर पाया तो अगेन प्रोसेस होगा, उसको बोलेंगे एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस मतलब प्रोग्राम सेल डेथ। तो उस सेल को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, और अगर वो सेल फेल हो जाएगा सेल डिवीजन की फेज से। लेकिन अगर सब कुछ चीजें सही है, एवरीथिंग इज फाइन, तो फिर वो सेल को अलाउ किया जाएगा कहां पर, एम फेज में। कहां पे अलाउ किया जाएगा, एम फेज में। तो एम फेज में आने के बाद आप यहां पर देख सकते हो इस सेल के, ठीक है, इस एम फेज में 2 डीएनए प्रॉपरली आ चुके हैं। अब इस एम फेज में आने के बाद फाइनली क्या होगा, जैसे कि अगर आप यहां देखो कि ये एम फेज में आ चुका है, ठीक है, ये सारी चीजें कहां पे आ चुकी है, एम फेज में। एम फेज में आप देखोगे 2 डीएनए आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो सारी चीजें आपको दिख रही है। फिर उसके बाद इस एम फेज में क्या होगा, जैसे कि अगर मैं इसको बात करूं G1 फेज है, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, एस फेज होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। एस फेज के बाद यहाँ पे क्या होगा, G2 फेज होगा। G2 फेज के बाद यहाँ पे क्या होगा, एम फेज होगा। इस एम फेज में फाइनली ये एक से 2 डीएनए बन जाएंगे, और यहीं पे आपको क्रोमोसोम देखने को मिलेगा। ये जो थ्रेड चलते हुए आ रही है, ठीक है, यहाँ पे जो 2 थ्रेड चलते हुए आ रही है, ठीक है, यहाँ पे तो G1 में एक ही थ्रेड थी, फिर उसके बाद G2 में जब आप आओगे तो G2 में यहाँ से क्या हो गया, डीएनए के 2 थ्रेड बन गए। फिर एस फेज में 2 थ्रेड बन गए। फिर G2 में आप देखोगे कि ये 2 थ्रेड कैसे क्रॉस कर गए, एम फेज में लगने वाली चीजें। फिर एम में आप देखोगे कि प्रॉपर यहाँ पे हाईली कंडेंस क्रोमैटिन हो जाएगी, और ये हाईली कंडेंस क्रोमैटिन को आप क्या बोलोगे, क्रोमोसोम बोलोगे। फिर क्रोमोसोम यहाँ पे प्रॉपरली क्या होंगे, सेपरेट होंगे। ये सब टॉपिक हम इस ओवरव्यू में देखेंगे। ओवरव्यू के बाद इस पर्टिकुलर टॉपिक में देखेंगे कि भाई इस एम फेज में 1 से 2 डीएनए कैसे बन गए, ठीक है, और फिर फाइनली इस डीएनए का सेपरेशन कैसे हुआ, ठीक है, और फिर फाइनली, ठीक है, जब सेल डिवाइड हुआ तो इसके भी प्रोसेस हो गए। तो यहां पर आप देखो कि 1 से वापस से 2 डीएनए बन गए, और 1 से 2 हमारे पास में सेल बन गए। यहां आप देखेंगे कि 2 डॉटर सेल्स बन गई। तो अब ये जो पहली डॉटर सेल है वो दूसरी डॉटर सेल है, ये एक दूसरे के आइडेंटिकल है, इवन अपने पेरेंट के भी एक दूसरे के जो आइडेंटिकल भी है, लेकिन अपने पेरेंट के भी। तो इसका मतलब कैसा है कि ये एक सेल है, इस एक सेल से हम लोग बना रहे हैं 2 सेल। तो ये एक सेल एक दूसरे के आइडेंटिकल तो है ही है, और अपने पेरेंट के भी आइडेंटिकल है, ठीक है। ये पूरी बात हम लोग देखेंगे। तो इस पूरे टॉपिक में हमको करना क्या है, ठीक है, इस पूरे टॉपिक में करना क्या है कि सेल अभी अभी डिवाइड करके आया है, उसका अपना G1 फेज है, क्लियर है। सेल अभी अभी डिवाइड करके आया है, उसका अपना G1 फेज है। G1 फेज में करेगा क्या, वो मेटाबॉलिज्म करेगा। मेटाबॉलिज्म में करेगा क्या, वो जीन को एक्सप्रेस करेगा। जीन को एक्सप्रेस करके वो क्या करेगा, मैसेंजर आरएनए बनाएगा। मैसेंजर आरएनए बनाने के बाद वो क्या बनाएगा, पॉलीपेप्टाइड बनाएगा। क्या बनाएगा, पॉलीपेप्टाइड। फिर उस पॉलीपेप्टाइड से हम क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया इसका G1 फेज। तो इसमें हम लोग क्या सीखेंगे कि G1 फेज में वो मैसेंजर आरएनए कैसे बना रहा है, इसको हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। तो जो डीएनए की जो लैंग्वेज है वो कहाँ पे आ गई, मैसेंजर आरएनए में। ये पूरा डिटेल देखेंगे कि व्हाट इज कोडोजन, व्हाट इज कोडॉन, व्हाट इज एंटीकोडॉन, ये पूरा का पूरा देखेंगे। फिर ये मैसेंजर कहाँ जाएंगी, राइबोसोम के पास जाएगी, ठीक है। राइबोसोम के पास जाने के बाद इसका क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा। क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा। तो कैसे ये मैसेंजर आरएनए की लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके पॉलीपेप्टाइड बनाएगा, ठीक है। और पॉलीपेप्टाइड से फिर हमारे पास में क्या बनेगी, प्रोटीन बनेगी। तो ये सब काम कहाँ देखेंगे हम लोग, G1 फेज में। तो G1 फेज में क्या समझ में आएगा, मेटाबॉलिकली एक्टिव है। मेटाबॉलिकली एक्टिव है। मेटाबॉलिकली एक्टिव का मतलब क्या है, उसको अपना वर्क करना है, ठीक है। तो और क्यों करना है, क्योंकि यही तो डिफाइनिंग फीचर है लाइफ की, ठीक है। हर सेल को मेटाबॉलिज्म करना ही पड़ता है, ये डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। फिर सेल ने डिसाइड किया उसको डिवाइड करना है, तो कहाँ जाएगा, एस फेज में। कहाँ जाएगा, एस फेज में, ठीक है। रीनीट 2027 में एक क्वेश्चन आया था, बिल्कुल, ठीक है। कहाँ जाएगा वो, एस फेज में। एस फेज में जाने के बाद वो क्या करेगा,
उसको क्रॉस करने के लिए क्या लगेगा, चेक पॉइंट लगेगा। चेक पॉइंट क्या होगा, G1S चेक पॉइंट। कौन सी चेक पॉइंट होगी, G1S चेक पॉइंट होगी। इस चेक पॉइंट से लेके उसको क्रॉस करना पड़ेगा। इसके लिए उसको साइक्लिन एंड साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन्स को एक्टिवेट करके जाना पड़ेगा। एस फेज में जाने की क्या वजह है, डीएनए को रेप्लिकेशन करना है। डीएनए को रेप्लिकेशन का करने का मतलब क्या है, एग्जैक्टली आइडेंटिकल डीएनए बनाना है। तो यहां पे आइडेंटिकल डीएनए बनेंगे। क्या बनेंगे, आइडेंटिकल डीएनए बनेंगे। फिर हमारा और एक टॉपिक आएगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, कि एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है, इस टॉपिक पे आएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद एस फेज में कहा जाएगा, वो G2 फेज में कहा जाएगा, G2 फेज में। और G2 फेज के बाद में फाइनली अगर ये कहा जाएगा, M फेज में जाएगा। M फेज में अगर ये मियोसाइट्स है, उसका मतलब अगर ये जर्म सेल बनाएगा, अगर वो जर्म सेल बनाएगा तो मियोसिस करेगा, ठीक है, उससे स्पर्म और एग सेल्स बनेंगे। और अगर फाइनली अगर ये, ठीक है, मियोसाइट्स नहीं होगा तो फिर ये बिल्कुल एग्जैक्टली आइडेंटिकल, ठीक है, माइटोसिस करके 1 से 2 सेल बना देगा। तो ये हमको यहाँ पर इस टॉपिक में देखने को मिलेंगे। और फिर उसके बाद 2 आइडेंटिकल सेल्स बनेंगे, 2 आइडेंटिकल सेल्स बनेंगे, डॉटर सेल्स बनेगी। और ये डॉटर सेल्स अपने पेरेंट्स के भी, ये 2 डॉटर सेल्स अपने पैरेंटल सेल के, ठीक है, पेरेंट सेल के आइडेंटिकल हो गए। और ये 2 सेल एक दूसरे के भी आइडेंटिकल हो गए, एक दूसरे के भी आइडेंटिकल हो गए। तो अब हमको देखो, रीनीट में एक क्वेश्चन आया था कि ये पूरा सीक्वेंस लगाना पड़ता था कि सेल साइकिल का सीक्वेंस में सबसे पहले क्या होगा, G1 होगा, G1 के बाद क्या होगा, S फेज होगा, S के बाद क्या होगा, G2 होगा, G2 के बाद क्या होगा, M फेज होगा। ये सीक्वेंस भी आई थी। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी कवर हो जाता है हमारा। और मेरा मतलब एक पर्पस क्या है ये पूरे टॉपिक पढ़ाने का, तो आप खुद ही सोचिए कि अगर हमने इसको पूरा प्रॉपर तरीके से पढ़ा तो हमको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और किस वे में बेनिफिट्स होते हैं, ये बात को समझो, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप G1 फेज की बात करोगे तो पूरा ट्रांसक्रिप्शन को समझोगे। पहले तो पूरा डीएनए समझोगे, पहला टॉपिक हो गया। पहले जब डीएनए को समझोगे, पहला टॉपिक हो गया। देखो क्या क्या समझेंगे, सबसे पहले हम डीएनए को समझेंगे, तो पहला टॉपिक आप यहां से कवर कर सकते हो। तो हम पहले पूरा का पूरा डीएनए को समझने की कोशिश करोगे। फिर उसके बाद जब आप यहाँ पे जाओगे ट्रांसक्रिप्शन पर, तो आप आरएनएस के बारे में पढ़ने की कोशिश करोगे। तो आपको पूरा का पूरा आरएनए के बारे में समझ में आएगा कि आरएनए क्या होगे, कितने टाइप के होके, मैसेंजर आरएनए क्या होती है, राइबोसोमल आरएनए क्या होती है और ट्रांसफर आरएनए क्या होती है। फिर उसके बाद ये आरएनए के थ्रू आप इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन पढ़ने की कोशिश करोगे कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा। जब आप ट्रांसक्रिप्शन पढ़ने की कोशिश करोगे तो आप जेनेटिक कोड को भी कवर करोगे कि डीएनए के अंदर जो है कोडोजन क्या होते हैं, फिर कोडॉन क्या होते हैं, फिर कैसे मतलब ट्रांसफर आरएनए, मतलब इस पे आते हैं मैसेंजर आरएनए के पास में आते हैं वो कोड्स, फिर ट्रांसफर आरएनए के पास में एंटी कोड्स कैसे आते हैं, ये भी आप कवर करने की कोशिश करेंगे इस पूरे के पूरे इस पे। फिर उसके बाद आप जब ये देखोगे कि ट्रांसक्रिप्शन में जो लैंग्वेज है वो ट्रांसलेट कैसी होती है, मतलब अगर आप ये देखोगे कि अगर एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड राइबोसोम में कैसी बनाई जाएगी, तो इतने हमारे टॉपिक कवर हो रहे हैं। फिर प्रोटीन हमारे पास में बन जाएगा। तो ये तो पूरा वर्किंग हो गया। ये हमको कहां पे देखना पड़ेगा, सेल के पूरा का पूरा हमको G1 फेज में इतने टॉपिक्स पढ़ने को मिलेंगे, पूरे डीएनए के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो आरएनए क्या होता है वो समझ में आ जाएंगे, टाइप्स ऑफ आरएनए समझ में आएंगे, कोड्स के बारे में समझ में आएंगे, जेनेटिक्स कोड क्या होते हैं, उसके बाद कोडोजन के बारे में समझ में आएंगे, कोडॉन के बारे में चीजें समझ में आएगी, और उसके बाद हमको जो एंटीकोडॉन के बारे में बातें समझ में आएगी। फिर उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा वो पूरा प्रोसेस देखेंगे, ट्रांसलेशन कैसे होता है वो पूरा फेज देखेंगे। ये सब आपको G1 फेज में समझ में आएगा। क्लियर। फिर उसके बाद हम एंटर करेंगे कहां पे, एस फेज में। एस फेज में जाने के बाद आपको एक टॉपिक बढ़िया मिलेगा, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, रेप्लिकेशन की टॉपिक मिलेगी आपको। किसकी टॉपिक मिलेगी, रेप्लिकेशन की टॉपिक मिलेगी। तो इसमें भी हमारा पूरा रेप्लिकेशन हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, किस तरीके से आइडेंटिकल डीएनए बनाया जाता है। उसके बाद चेक पॉइंट पे भी हम पूरी बातें करेंगे। क्लियर है। फिर उसके बाद हम G2 फेज में जब एंटर करेंगे तब तो 2 डीएनए आ जाएंगे। ये डीएनए को फिर कैसे डिवाइड करेंगे, तो ये तो पूरा का पूरा टॉपिक सेल डिवीजन वाले टॉपिक को भी पढ़ने का मौका मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा सेल डिवीजन के बारे में भी पढ़ने का मौका मिलेगा। तो उसका मतलब अभी आप देखो कि ये पूरी की पूरी सेल साइकिल में हमको पूरा का पूरा कवरिंग मिल रहा है। ठीक है, हमारे काफी सारे टॉपिक्स कवर हो गए और आई एम श्योर कि अगर ये पूरे टॉपिक्स को अगर आपने अच्छे से कर लिया तो बहुत सारे आप
नीट के क्वेश्चंस कर सकते हो और बहुत सारे किसी भी एग्जाम के क्वेश्चंस कर सकते हो। तो पूरा डिटेलिंग हम इसको समझेंगे। एक और पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप बोलोगे कि सेल का काम यही है कि सबसे पहले जीवन में जाना, जीवन फेज में जाना, ठीक है, फिर उसने डिसाइड किया तो एस में जाना, फिर उसके बाद G2 फेज में जाना और फाइनली M फेज में जाना। तो बहुत सारे सेल ये पूरे साइकिल को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ सेल ऐसे हैं जो सिर्फ ग्रोथ करते हैं, जो सिर्फ क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। तो यहां अच्छे से ध्यान में रखना कि जो सेल ग्रोथ करते हैं तो वो सेल साइकिल से आउट हो जाते हैं, सेल साइकिल से आउट हो जाते हैं। मतलब एक नॉर्मल सेल है, अगर वो एबनॉर्मल हो जाए शेप में तो वो अपने आप को डिवाइड करके अपना मेटाबॉलिक फंक्शन एक्टिव करेगा। बात क्लियर है? क्योंकि उसका न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम रेशियो डीरेंज हो गया, इसलिए उसको इफेक्टिव वर्किंग करने के लिए उसको सेल साइकिल को फॉलो करना था। इसलिए वो G1 से S में गया, S से G2 में गया, G2 से M में गया और डिवाइड किया। लेकिन कुछ सेल तो आप देख सकते हैं अपनी बॉडी के, जैसे कि न्यूरॉन सेल, उन्होंने अपनी शेप को बदल दी है, ठीक है। उसके बाद नेफ्रॉन सेल, इन्होंने अपनी शेप को क्या कर दिया, पूरी तरह से बदल दिया। और फिर उसके बाद मसल सेल, उन्होंने अपनी शेप को पूरी तरह से बदल दिया। तो ये सेलों ने ऐसा क्या किया, क्यों इस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया, तो इनके साथ क्या हुआ होगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पर सेल साइकिल से अगर ये आउट होना है इनको, तो इनको जाना पड़ेगा G0 फेज में, ठीक है। G0 फेज को हम क्वीसेंट फेज भी बोलते हैं, G0 फेज को हम क्वीसेंट फेज भी बोलते हैं। इसका मतलब सेल कहां पर है, G0 में चले गया। और G0 में चले जाने का मतलब ये है वो अपने रेस्ट पे चले जाना। रेस्ट पे जाने का मतलब है वो अपने आप को डिवाइड नहीं करना, और डिवाइड नहीं करना तो उसका मतलब वो ग्रोथ ही करना। तो इन सेलों ने अपने आप को ग्रोथ ही की, तो ग्रोथ करने के कारण इसका शेप चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया, शेप चेंज हो गया। तो आप न्यूरॉन सेल को देख सकते हो, नेफ्रॉन सेल को देख सकते हो, मसल फाइबर को देख सकते हो, ये पूरी तरह से शेप में बदल गई है क्योंकि ये सेल ग्रोथ ही किया है। और अब इसका मतलब ये नहीं है कि जब अगर वो रेस्टिंग पोजीशन में जा रहा है तो क्या हो रहा होगा। ऑफकोर्सली ये सारी चीजों से आउट हो गए हैं, लेकिन ये मेटाबॉलिकली और भी एक्टिव हो गए हैं। मेटाबॉलिकली और भी एक्टिव का मतलब ये बहुत फास्ट काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। बहुत फास्ट अपने जीन को एक्सप्रेस कर देंगे, और एक्सप्रेस करने के बाद इनकी प्रोडक्ट की जरूरत हमेशा सेल को रहेगी ही रहेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये मेटाबॉलिकली काफी एक्टिव हो गए, लेकिन सेल साइकिल से आउट हो गए, तो इन्होंने अपनी शेप को बदल दिया है। तो ये भी सारी बातें हम लोग पूरा का पूरा यहाँ पे कवरिंग कर लेंगे, ठीक है। तो होपफुली ये ओवरव्यू आपको समझने में बहुत मदद मिल रही होगी। और इसके बाद हम इसके बाद पूरे के पूरे टॉपिक्स इस पे बनाने वाले हैं कि कैसे डीएनए क्या होता है, फिर यहाँ से आरएनएस क्या होते हैं, फिर उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, उसके बाद ट्रांसलेशन क्या होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद राइबोसोम में ट्रांसलेशन का प्रोसेस कैसे होगा। फिर जब अगर किसी सेल ने डिवाइड किया तो उसको एस फेज में जाना है तो यहाँ क्या होगा, ठीक है। फिर G2 में क्या होता होगा, फिर सेल डिवीजन में क्या होता होगा। तो ये पूरा का पूरा आपका ओवरव्यू है, ठीक है। और अगर ये चेक पॉइंट को क्रॉस न कर पाए तो ये बात को ना भूले, एपोप्टोसिस, प्रोग्राम सेल डेथ, फॉल्टी डीएनए को बिल्कुल भी लेके जा नहीं सकते हम। एपोप्टोसिस दो जगह हो सकता है, यहाँ पे भी एक चेक पॉइंट है, इस चेक पॉइंट में ऐसा क्या हो रहा होगा, ठीक है। और इस चेक पॉइंट में क्या हो रहा होगा रेप्लिकेशन से रिगार्डिंग, इस चेक पॉइंट पे किस तरीके से बातें हो रही होगी, ये सब कुछ हम बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। और ये होपफुली आपको इस सीक्वेंस की जो इंफॉर्मेशन है जो प्रॉपर तरीके से अगर आप समझेंगे तो आपको जेनेटिक्स को समझने को मदद मिलेगी, आपको रेप्लिकेशन को समझने में मदद मिलेगी, आपको सेल डिवीजन को समझने में मदद मिलेगी, यानी माइटोसिस में क्या होता है, मियोसिस में क्या होता है, और ये पूरा का पूरा कवरिंग हम इस यूनिट्स में करेंगे। थैंक यू सो मच, ठीक है। एम्स ट्यूटोरियल जीत हासिल करनी हो तो काबिलियत को बढ़ाइए। थैंक यू सो मच।